Okay, so we are going to start with the design of doubly reinforced beam sections. doubly reinforce करने की ज़रूरत क्यों पड़ सकती है? इससे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कर लूँ जो आपने चैप्टर 4 पे doubly reinforced सेक्शन के एनालिसिस का टॉपिक पढ़ा था. We had discussed कि एक बीम में कंप्रेशन reinforcement, अगर मैं आपके सामने वो खोल सकूँ, ये हमने डिस्कस किया था. एक बीम में कंप्रेशन reinforcement ऐड करने से फ़र्क क्या पड़ता है? हमने कहा दो बीम्स कंसिडर कर लेते हैं, बीम विद टेंशन स्टील ओनली और बीम विद टेंशन एंड कंप्रेशन स्टील. बाकी ये दोनों बीम्स बिल्कुल एक जैसे हैं. इस नीचे वाले बीम में ये है कि हमने एडिशनली कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट भी डाल दिया है. तो इससे अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि एक केस में आप इसमें टेंशन रिइंफोर्समेंट है सिर्फ टी और सी का इक्वेशन इस तरह से बनेगी और A1 आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं. और दूसरे केस में कंप्रेशन साइड पे दो टर्म्स आ जाएंगी. तो उससे क्या होगा, आप जब A2 कैलकुलेट करेंगे, अगर आप नीचे देख सकें, A2 की इक्वेशन ये बन जाएगी. A की इक्वेशन A2 में इसलिए कह रहा हूँ सेकंड वाला जो बीम है जिसमें कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट भी डाली है, तो उसकी इक्वेशन ये बन जाएगी. जाहिर है कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट ऐड होने की वजह से अब ये आपका A की वैल्यू स्मॉल हो गई. दिस A वैल्यू इज नेचुरली स्मॉलर देन A1. अगर A2 स्मॉलर है A1 से तो C2 स्मॉलर होगा C1 से. जिसमें आपने कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट ऐड कर दी है उस केस में दिस इज बीम विदाउट कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट जो डैश्ड लाइन है, इसका C बड़ा है और जब आपने कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट ऐड कर दी तो C छोटा हो गया. इस केस में जब C छोटा हो गया बीम कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट ऐड होने से, एक इफेक्ट आपको ये नजर आ रहा है कि ये आपका एप्सिलॉन टी बढ़ जाएगा. एप्सिलॉन टी बढ़ने का मतलब है डक्टिलिटी बढ़ गई. एक हमने ये इफेक्ट डिस्कस किया था. दूसरा हमने कहा था मोमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. अगर ये जो ओरिजिनल बीम है जो कि सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है, ये वाली ये बीम, अगर ये ओरिजिनल बीम भी एक अंडर रिइंफोर्स्ड बीम है, अगर ऑलरेडी वो एक अंडर रिइंफोर्स्ड बीम है, इसका मतलब है उसका भी जो टेंशन स्टील है वो Fy पे जा रहा है. इसका मतलब है कि टी फोर्स दोनों में ASFy होगी, क्योंकि उसमें भी टी ASFy, नीचे वाले में भी टी ASFy. इसका मतलब है कि दोनों में कंप्रेशन फोर्सेस भी इक्वल होंगी. यानी Mn फर्स्ट बीम के लिए आप ASFy इंटू J1D कैलकुलेट करेंगे और दूसरे केस में ASFy इंटू J2D. दोनों में T ASFy के बराबर है, सिर्फ लीवर आर्म का फर्क पड़ जाएगा. यानी अगर ओरिजिनल जो बीम है जिसमें आपने कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट नहीं ऐड की, जिसमें सिर्फ सिंगली रिइंफोर्स जो कि है, उसमें अगर आप कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट ऐड करते हैं तो सिर्फ एक इफेक्ट आपको मिलता है, एक मेजर इफेक्ट आपको मिलता है डक्टिलिटी बढ़ने का. मोमेंट में इंक्रीज होते, लिटिल इंक्रीज किस वजह से, जस्ट इंक्रीज इन लीवर आर्म की वजह से. ये जो J2D है ये बड़ा है J1D से. यानी बेसिकली वो इस केस में जब आपने कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट ऐड कर दिए तो ये C का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, तो ये डिस्टेंस बिटवीन C एंड T थोड़ा सा बढ़ जाता है. सिर्फ ये फर्क पड़ जाता है मोमेंट के इंक्रीज होने में. T फोर्स वही रहती है. इसका मतलब ये है कि अगर मैं ज़्यादा स्टील डाल रहा हूँ एक सिंगली रिइंफोर्स बीम में और उस ज़्यादा स्टील डालने की वजह से उसका Mn तो मैंने बढ़ा दिया, लेकिन उसकी डक्टिलिटी रिड्यूस हो गई, उसका एप्सिलॉन T 0.005 से नीचे चला गया. अब ये अलाउड नहीं है कोड में कि आप Mn बढ़ाने के लिए AS बढ़ा दे इतना कि आपका एप्सिलॉन T भी ड्रॉप कर जाए बिलो 0.005. अब इसको सॉल्व करने के लिए यू ऐड कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट, उससे आपकी डक्टिलिटी रिकवर हो जाती है. एप्सिलॉन T आपका बढ़ जाता है बाय एडिंग कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट. वो थोड़ा बहुत Mn को भी बढ़ाएगा, बट उसका मेजर इफेक्ट ये होगा कि वो उसकी डक्टिलिटी को इंप्रूव करेगा. ऐसे एप्सिलॉन T को बड़ा कर देगा सो दैट इट वुड स्टिल फॉल इन टेंशन कंट्रोल रीजन, ताकि हम फाई की वैल्यू स्टिल 0.9 हमारी रह जाए. टेंशन स्टील ज्यादा डालने से Mn बढ़ा और कंप्रेशन स्टील डालने से वो जो डक्टिलिटी रिड्यूस होनी थी वो रिकवर हो जाएगी. सो दिस इज हाउ वी विल इंक्रीज बोथ Mn एंड फाई सो दैट फाई Mn विल बी अ लार्जर प्रोडक्ट. अब जैसे पहले मैंने बात कर ली है कि व्हाई वुड वी गो फॉर अ डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन, व्हाट सिचुएशन कैन फोर्स अस टू डिजाइन अ डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन. इट इज अनइकोनॉमिकल टू कम अप विद अ डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन बिकॉज स्टील इज एक्सपेंसिव एंड एडिंग इट इन कंप्रेशन जोन इज गोइंग टू ऐड टू द कॉस्ट ऑफ द बीम. So why would you choose a doubly reinforced section? There are two scenarios that you may encounter. One may be that you just want to reduce the depth of the beam, and a reduced depth of the beam actually means you are reducing the self weight of the beam. Oftentimes you need to go for a doubly reinforced beam just because you have to stick to a certain limitation on your depth of the beam, possibly placed by the architect. आपको मसलन वो कहता है कि बीम इससे ज़्यादा नीचे प्रोजेक्ट आप नहीं कर सकते. If it is not possible to obtain that required phi Mn from that section singly reinforced रखते हुए, so then you will have to add
कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, यानी जितना आप मैक्सिमम डाल सकते थे, मैक्सिमम से मेरी मुराद है कि आपने इतना स्टील डाल दिया कि एग्जैक्ट 0.005 के आपके पास एप्सिलॉन टी बन गया। उस स्टील से आप ज़्यादा डालें तो आपका एप्सिलॉन टी ड्रॉप करता है, एमएन तो बढ़ता है बट एप्सिलॉन टी ड्रॉप करता है। अब इस लिमिट से जिसमें एग्जैक्ट आपका 0.005 स्ट्रेन आ रही है, जितना स्टील आपने डाला हुआ है, इस लिमिट से आगे आप दो काम कर लेंगे। यू विल ऐड tension reinforcement so that Mn can increase. You will also add corresponding compression reinforcement so that phi can be recovered, that epsilon t can be recovered. So अगर हम एक सिंगली रिइंफोर्स बीम ले लें जिसका एप्सिलॉन टी ऑलरेडी 0.005 से ग्रेटर हो, अगर हम ऐसा बीम ले लें जिसका एप्सिलॉन टी ऑलरेडी 0.005 से ग्रेटर है, वो ऑलरेडी एक टेंशन कंट्रोल सेक्शन है, इसका मतलब उसका फाई जितना मैक्सिमम है 0.9 वो आपने पहले ही रखा हुआ है। एडिंग कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट विल नॉट हेल्प इन इंक्रीजिंग फाई बिकॉज इट्स ऑलरेडी एट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 0.9. In that case, adding compression reinforcement will not be of much use because you will not be getting a large increase in Mn by adding compression reinforcement, because that is going to work only in terms of increasing the lever arc, and that's not going to make a big difference. So you have to add additional tension reinforcement beyond what would be maximum for a singly reinforced beam, and add compression reinforcement, recover that epsilon t that you lost because of increasing the area of tension steel beyond such a limit. So you add tension reinforcement as well as compression reinforcement beyond that limit for a singly reinforced beam. Now the question is, how should we start the procedure if we come to know that the section has to be doubly reinforced? We will not be starting with the doubly reinforced section, keep in mind. We will start with a singly reinforced, we will try a singly reinforced section, but if that is not possible, then you will choose a doubly reinforced section. So now when you will be starting the procedure for doubly reinforced section, you know that this beam must be doubly reinforced section. How would you start the design process? Again, the first very important step is to decide a certain target steel ratio. Target steel ratio, I'm talking about tension steel ratio, rho value. You need to decide what should be the target steel ratio. Just as in case of a singly reinforced beam we discussed, we have target steel ratio corresponding to epsilon t of 0.0075. Here we are going to target a smaller strain. The author recommendation is 0.004. So instead of targeting a 0.0075 strain, we are going to target a 0.004 strain, and correspondingly the rho value for that will be large. So we would choose the target strain of epsilon t equal to 0.004. So the only difference compared to the previous derivation would be, we had set a target of 0.0075 when we were discussing singly reinforced sections. For doubly reinforced section, you have to set up a target of 0.004. So the only difference in this case would be you will be using 0.004 instead of 0.0075. So in that case, the answer would be maybe 3 by 7. C equal to C 3 by 7D, because this would be 0.004 plus 0.003. That means 0.003 divided by 0.007. So that becomes 3 by 7 dt. So C would become, let me show you over here. So C would be 3 by 7D in this case. We are considering a single layer of tension reinforcement, so D and DT are one and the same thing, so we are talking about D over here. For this value of C, the expression for, again we are writing this, we are going to write T equal to C, and you can, first we are talking, because this value of C is going to be used on the compression side. So we are going to prepare CC first. 0.85 C prime B beta 1 C is the general expression. Keep in mind that we are going to just modify the procedure that we discussed for singly reinforced section, for doubly reinforced section. उसी procedure को just modify करने जा रहे हैं. So you could have asked me कि ये जो equation है CC की, that is valid for a singly reinforced section. And yeah, I agree, this is valid only for a singly reinforced section. But we are going to
use the procedure of singly reinforced section. We will make some modification towards the end, but we are going to use the same process with some modifications towards the end. One modification was when the target strain was 0.004 instead of 0.0075. Keep in mind that this is the initial value that we are starting with, 0.004. Finally, we will make sure that by addition of compression reinforcement, this epsilon T is beyond 0.005. We will stretch it to the tension control zone by adding compression reinforcement later on. We will check that, we will ensure that. But to start with, we are setting the target of 0.004. Alright, so CC can be written in this format, and when you enforce equilibrium equation, you can just rewrite the same expression for CC over here, and you can write, we are developing a procedure to come up with a section, and the final check has to be performed after you select your bars. So we are going to discuss how should we come up with that trial section that should we apply the checks on, so that we can then later on see if it phi mn is equal to or greater than mu, and whether this section is a tension control section. So this is just a procedure to come up with a trial section. So if you again work out the value of rho, you can see that this time you have a slightly bigger value compared to when you have 4 over here. So this is, what does it actually mean? You are targeting a steel ratio that is this time a bigger value. A bigger steel ratio would ensure that Mn becomes larger finally, and of course we know that by increasing that rho value we are going to drop epsilon T, and that will be recovered by adding compression reinforcement. This is how we are working it. After this target reinforcement ratio has been established, next you can we have omega as defined earlier and R as defined earlier, so you can calculate omega, you can calculate R, so you will have your R value, and then again you can use those previous equations and you can work out what should be the BT square minimum value required for your section, and then you can choose you have a fixed value for D and you calculate the corresponding B minimum required, or vice versa, or maybe you somehow come up with your B and D and also with B and H. So we will explain this when we go to the numerical. So far the procedure is same, the only difference is we have a different value expression for rho. Same procedure. We will fix the ductility problem by adding compression reinforcement. The rest of the procedure is same. Okay. So using this described procedure, I know you will be able to come up with your AS after this. You will be able to come up with your AS maybe by using trial method as we discussed previously. Up till now, we are kind of just worrying about increasing Mn by taking a larger value of rho. Now we are going to talk about how to make sure that the section remains a tension control section. It comes back to a tension control section. That would be done by adding compression reinforcement. Now the question is, how much should you add as compression reinforcement? Although there are not much details given in the ACI code regarding how should you choose compression reinforcement. What % of total tension steel area should be compression reinforcement. There is one guideline that says AS prime, you should take it at least equal to 0.5 of AS. Finally, we will ensure that phi Mn is equal to or greater than mu, and we will ensure this by performing an analysis. Let's look at an example. Design of a doubly reinforced beam section. This example will give you two opportunities. One, it will let you see how we analyze a girder, because you cannot do that by using ACI moment coefficient, because in that case on a girder you have concentrated loads because of the floor beams. And secondly, it will give you an opportunity to see how to design a doubly reinforced beam section. So we are going to design, coming back to the same figure, 5-4. Up till now we have been discussing floor beams. So we have been discussing these beams. Now we are discussing these girders. Alright, so we have picked this girder for this problem, and we have given names to the columns C1, C2, C3, C4, as you can see over here. ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये उस 5-4 में से एक पार्ट दिखाया गया है, यानी ये जो आपको पार्ट नज़र आ रही है आपको दिखाया गया है, क्योंकि हम इस गर्डर को डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो इसलिए आपको
ये वाला पार्ट अलग से दिखाया गया है। आप सॉरी मैं डिस्कस कर लेता हूँ अभी, चलें ज़रा इस डेटा को देखिएगा। अगेन स्लैब थिकनेस इज 6 इंच और ये 12 फीट वही ज्योमेट्री है, ये 28 फीट, ये 24 फीट। अभी तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा ये 18 इंच बाई 18 इंच का कॉलम, ठीक है। और फ्लोर बीम हमने 20 इंच बाय 12 इंच ले लिया। ये वही डिज़ाइन है जो अभी हमने पिछला कर लिया ना, जिसमें डिज़ाइन कर लिया था ABCD फ्लोर बीम को, वही उसका जो डिज़ाइन 20 इंच बाय 12 इंच वाइड बाय 20 इंच हाई जो हमने बीम डिज़ाइन कर लिया था, वही हमारा फ्लोर बीम है। गर्डर को हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जैसे C1, C2, C3, C4 कंटिन्यूस गर्डर है ये। सो लेट मी वही FC प्राइम 4000 PSI, FY 60 KSI, वेरी सेम थिंग्स। वही डेड लोड, सुपर इम्पोज लोड, डेड लोड वही 20 PSF, लाइव लोड इज 60 PSF, वेरी सेम थिंग्स। So first is analysis. How would you first analyze this frame? So the model is shown over here in the next over here. This is how the model would be considered. I think you are familiar with this, except that we have got some concentrated loads. I'm going to talk about that. But as far as the overall model is concerned, very similar to a floor beam resting on columns. Now you see that this is your girder supporting this intermediate floor beam, this intermediate floor beam, and this intermediate floor beam. Now we are going to design one section of our disc girder. We are going to design this section over here at C2, or you can also say C3 because they are both are at, I mean, first interior support. So we will be having maximum negative moment and also absolutely speaking यहाँ पे जो moment की value होगी that will be maximum sign को drop करके जो maximum आंसर बनता है वो वाला. So we are going to design based on that C2 या C3. Let's talk about C2. So we are going to design C2 section of this girder, and this girder is supporting this floor beam. So it will be exerting a point load over here at the midspan of C1, C2. Similarly, at the midspan of C2, C3, we will have a concentrated load because of supporting this floor beam on this side and the other side as well. We will see how to calculate those loads, and also over here. Now, since we are designing this section C2, the influence area, let me show you first the tributary area. This is the tributary area for when you are talking about C2. Load these adjacent spans and leave the other one unloaded. I'm talking about live load. So if this is the tributary area and the influence area is double of this, as you can see over here, this is the influence area, shaded area, influence area, double of the tributary area. Let's talk about the specific loads now. So first we are going to discuss reduced live load. In this case, the procedure is still the same. You need to just make sure that you correctly highlight the tributary area for the girder. And as we discussed, the tributary area is this length and having this width. ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों को आपने लोड करना है to get maximum negative moment at C2. So you will have, ये लेंथ तो आपको समझ आ गई है. How about the width? इसमें इस तरफ ये टोटल 24 फीट का स्पैन है और ये विड्थ टोटल है और ये 28 का है, तो ये हाफ ऑफ जाएंगे. 12 फीट यहाँ से और 14 फीट दूसरे का हाफ. So width of the tributary area is in fact 12 plus 14. Length is 24 plus 24. So you will have this AI is some factor times 80 and this factor is 2. This is your 80. Alright. This is the length 24 plus 24 and this is the width 2500 SFT. Now reduced live load would be given by putting 2500 over here. So you get 33 PSF. The actual unreduced is 60 and you are getting it 33. The maximum allowed was 50%. This is quite close to the maximum allowed reduction, and this is quite a significant reduction. This is how you save, this is how economy is brought into design by considering the permissions allowed by the code. This is something that the code is allowed. Okay, so concentrated loads from floor beams. So this is about reduced live load. Next we are going to obtain first, क्योंकि लोड कैसे ट्रेवल कर रहा है गर्डर पे, पहले स्लैब का लोड जा रहा है फ्लोर बीम पे, फ्लोर बीम से लोड जा रहा है गर्डर पे.
तो इसका मतलब है कि गर्डर पे लोड लेने से पहले आई नीड टू एस्टेब्लिश लोडिंग ऑन दी फ्लोर बीम्स जिनको वो गर्डर सपोर्ट कर रहे हैं। किन गर्डर्स को, फ्लोर बीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, इन फ्लोर बीम्स को। इस फ्लोर बीम को हाफ इधर रिएक्शन जाएगा, इसका हाफ इधर रिएक्शन जाएगा। हम इस गर्डर के लिए इसका मतलब है इस फ्लोर बीम का जो इस साइड पर रिएक्शन इन हाफ लोड जाएगा, जो इसका यहाँ पे रिएक्शन डेवलप होगा, यानी जिसको हम शेयर कहेंगे, वो शेयर जो डेवलप होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी तरह हमें इस फ्लोर बीम के लिए इसका ये जो स्पैन है, इस स्पैन के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये यहाँ पे कितना शेयर एग्जर्ट करता है। वही शेयर बेसिकली एज अ रिएक्शन ट्रांसफर होगा ना टू द गर्डर। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप इस फ्लोर बीम पे, अच्छा फ्लोर बीम के एनालिसिस के अंदर तो हम यूज कर सकते हैं ना ACI कोफिशिएंट मेथड, मोमेंट के लिए जिस तरह कर सकते हैं उसी तरह शेयर के लिए भी कर सकते हैं। तो हमें ACI कोफिशिएंट मेथड के लिए यू नीड व्हाट, W और LN चाहिए आपको, और कोफिशिएंट आपने टेबल से पिक करना है। LN तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वंस यू नो द डायमेंशंस ऑफ द सपोर्टिंग मेंबर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ WU. How would you establish WU? Now important thing to keep in mind is कि डेड लोड जो है, डेड लोड वो हर जगह लगा रहेगा, पूरे जितना ये एरिया है, चाहे शेडेड है चाहे अनशेडेड है। लाइव लोड कहाँ लगाना है, सिर्फ शेडेड एरिया में। ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो फ्लोर बीम है इस पे आप जब WU कैलकुलेट करेंगे इट विल इंक्लूड डेड लोड एज वेल एज लाइव लोड। इसके लिए भी यही होगा। लेकिन जब आप इस फ्लोर बीम की बात करेंगे, इस फ्लोर बीम में यू विल ओनली बी कंसिडरिंग फैक्टेड डेड लोड। ठीक, लेट्स सी हाउ वी डू दैट। कंसंट्रेटेड लोड्स फ्रॉम फ्लोर बीम्स पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। वैसे गर्डर पे दो तरह के लोड्स एक्ट करेंगे, एक तो फ्लोर बीम की वजह से कंसंट्रेटेड लोड आएगा, एक और इसके ऊपर लोड है जो यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो कौन सा लोड है? इसका अपना सेल्फ वेट, इसका अपना सेल्फ वेट, गर्डर का अपना सेल्फ वेट। वो तो जाहिर है जहाँ जहाँ गर्डर जा रहा है उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ना। सो वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लोडिंग ऑन अ गर्डर। वन इज ये जो आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाया गया है, जिसको हम WB हमने कहा, B फॉर बीम, सेल्फ वेट, ऑल स्पैन्स के ऊपर। उसके बाद आपको दो जगहों पे लोड्स कंसंट्रेटेड नजर आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वो लोड है जो, यानी ये वो रीजन है जहां पे डेड और लाइव दोनों अप्लाई होंगे, यहाँ पे डेड और लाइव दोनों अप्लाई होंगे। मैं जरा दोबारा फ्लोर एरिया उसके ऊपर जो इसका प्लान है उसके ऊपर लेके जाऊंगा, दोबारा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ डेड लोड, क्योंकि ये वाला हमने लाइव लोड इसके ऊपर नहीं लगाना, वी वांट टू प्रोड्यूस मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट एट C2। अच्छा, नाउ हाउ वुड यू कैलकुलेट दीज रिएक्शंस, दीज PD प्लस L और ये वाला PD प्लस, ये दोनों एक जितने होंगे, यानी एक कैलकुलेट कर दी तो दूसरा भी उतना ही है, और ये PD, इनको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो इसका मतलब ये कि पहले तो हम फ्लोर बीम्स के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एस्टैब्लिश करेंगे। जिन फ्लोर बीम्स की पहले जरा जनरल बात कर रहे हैं, किसके फ्लोर बीम्स पे ये तीन तरह का लोड है, डेड लोड, तीन तरह का डेड लोड है। एक सुपर इम्पोज डेड लोड 20 PSF, उसको 12 फीट ट्रिब्यूटरी एरिया विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया। फ्लोर बीम का ट्रिब्यूटरी विड्थ तो वही है ना, 12 फीट, तो ये आपका 240 पाउंड पर फीट और 0.24 के पर फुट बन गया। इसी तरह से स्लैब का अपना वेट आपने UDL में कन्वर्ट कर दिया, वेब का अपना वेट UDL में कन्वर्ट कर दिया। ये तीनों डेड लोड सम अप होके 1.32 के पर फुट, ये अभी अनफेक्टेड है, ये आपने ऑब्टेन कर लिया। अच्छा, सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइव लोड कैन बी ऑब्टेन्ड 33 PSF अभी कैलकुलेट कर लिया था, ये इंटू 12 फीट, ये अगेन फ्लोर बीम का ट्रिब्यूटरी विड्थ है। 33 PSF इंटू 12 फीट, ये हमारे पास दोबारा से आ गया तकरीबन 0.4 के पर फुट। ये अनफेक्टेड लाइव लोड एक्टिंग ऑन द फ्लोर बीम, जिनके ऊपर लगना है उनके लिए ना। जिनके ऊपर दोनों लग रहे हैं, डेड भी लगना है लाइव भी लगना है, यानी इन फ्लोर बीम्स की बात कर रहा हूं, इन फ्लोर बीम्स की, इस वाले ये वाले फ्लोर बीम, ये वाले फ्लोर बीम, इनके लिए तो हमें WU निकालना पड़ेगा कंसिस्टिंग ऑफ बोथ डेड एंड लाइव लोड। तो उसके लिए हमें WU कैलकुलेट करने जा रहे हैं। दैट वुड बी सिंपली लार्जर ऑफ
जो भी लोड कम्बिनेशन लार्जर आंसर दे, 2.22 किप पर फुट लार्जर वैल्यू. नाउ यू हैव योर WU एस्टेब्लिश. दिस इज फॉर द फ्लोर बीम, कीप इन माइंड. अब इस फ्लोर बीम के लिए इसके लिए अब आपने shear निकालना है. shear निकालने के लिए फ्लोर बीम जो है इट इज रेस्टिंग ऑन गर्डर. तो ये वाला केस है आपका. अब इसमें shear कोफिशिएंट्स को जरा देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. shear के लिए पहले जरा देखिएगा हमारा जनरल फार्मूला क्या था, CV इंटू WU ln/2. ln कौन सा यूज कर रहे हैं, जिस स्पैन के अंदर आप कैलकुलेट कर रहे हो. मसलन मैं इस स्पैन के अंदर कैलकुलेशन कर रहा हूं एक्सटीरियर स्पैन में, तो मैं ln इसका यूज करूंगा. इस स्पैन के लिए करूंगा तो इसी का ln यूज करूंगा. वो shear जो है वो इसका भी shear यहाँ पे ये वाला shear कैलकुलेट करूंगा और ये वाला shear दोनों में कैलकुलेट करने जा रहा हूँ. बीच में ये मेरा गर्डर है, ये इस गर्डर को मैं डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले गर्डर को. सो ये आपको कोफिशिएंट यहाँ से जस्ट पिक करना है 1.15. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था. लार्जर हम लेंगे 15% लार्जर, और ये उतना ही 1.0 नॉर्मल जिस तरह से. सो लेट्स सी हाउ वी यूज देम इन. अच्छा, फॉर द एक्सटीरियर फ्लोर बीम्स द रिएक्शन एट द फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट इज, जरा देखिएगा कहाँ पे है ये. मैं जरा इस पिक्चर को कॉपी कर लूँ बिकॉज आई एम यूजिंग इट वेरी फ्रीक्वेंटली. ठीक हो गया. सो ये है इस फ्लोर बीम को हम, ये इस फ्लोर बीम की इस वक्त लेट से बात हो, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं ये दोनों, तो हम इस बीम की बात कर रहे हैं, इस फ्लोर बीम की. इस फ्लोर बीम का आपको WU आपने कैलकुलेट कर लिया हुआ है. ln अभी हम बात कर लेते हैं. हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ का जो shear है इस एक्सटीरियर स्पैन में, यहाँ पर shear, ठीक है, इस फेस के ऊपर वो कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए हम फैक्टर यूज करेंगे 1.15 का, और ln यूज करेंगे इस स्पैन के करस्पॉन्डिंग. इसके लिए करेंगे तो फैक्टर यहाँ पे है 1.0, और इसका ln यूज करेंगे इसी स्पैन का. अब जरा देखिएगा फर्स्ट स्पैन का ln कैलकुलेट करने के लिए हमें इस गर्डर की डायमेंशंस चाहिए, विड्थ चाहिए उसकी. अब इस वक्त हमने गर्डर को तो डिजाइन नहीं किया, अभी तो हम इसी को डिजाइन करने जा रहे हैं. अब यहाँ पे अगेन हम एज्यूम करेंगे सर्टेन विड्थ ऑफ द गर्डर. यहाँ पे छोटी विड्थ एज्यूम करना कंजर्वेटिव है, क्योंकि छोटी विड्थ लेने का मतलब है ln का आंसर बड़ा आएगा, और ln का बड़ा आंसर लेना कंजर्वेटिव है. ये सेफर साइड पे है, यानी आपका ये चांस खत्म हो जाएगा कि आप उसको अंडर एस्टिमेट कर लें. सो इस केस में ln हो जाएगा, टोटल 28 है. हम एज्यूम कर रहे हैं कि गर्डर की विड्थ 12 इंच है, 1 फीट है, तो ये हाफ दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट होके 27 फीट हो जाएगी. ठीक है, इसको हम ln1 बोल देते हैं एक्सटीरियर के लिए, और ln2 ये वाला है, ठीक है, ln2. दिस विल बी इक्वल टू 24 माइनस 1 23 फीट. ठीक है, इस स्पैन का ln और इस स्पैन का ln. ठीक है. अच्छा, अब हम यहां का shear जब कैलकुलेट करेंगे एक्सटीरियर के लिए, वी नीड टू हैव दिस 1.15, ये फैक्टर. ठीक हो गया. और आगे है WU ln/2. अब हम ln1 की बात कर रहे हैं तो ln1/2 लिख लेंगे. ठीक हो गया. ये आपका बाहर वाली साइड, इस वाली जो बाहर वाला फ्लोर बीम का स्पैन है, इसकी वजह से इस गर्डर पे रिएक्शन जाएगा. ठीक, गर्डर उसको shear सपोर्ट प्रोवाइड करेगा फ्लोर बीम को, और फ्लोर बीम उसके ऊपर एक लोड अप्लाई करेगा, कंसंट्रेटेड लोड. और अंदर वाला जो बीम है, अंदर वाला जो स्पैन है फ्लोर बीम का, उसी फ्लोर बीम के नेक्स्ट यानी इंटीरियर जो स्पैन है उसकी बात हो रही है. इट विल बी इक्वल टू 1.0 इंटू WU ln2/2. ठीक हो गया. अब जरा इसको देखिएगा ओवरऑल सिचुएशन क्या बनेगी.
आर एक्सटीरियर हमने कैलकुलेट कर दिया WU ln/2 इंटू 1.15, ये भी डिस्कस कर लिया, और इसका ln बाहर वाले का ln जो था वो ले लिया 28 - 1, तो 34.5 किप आ गया। इसी तरह इंटीरियर फ्लोर बीम्स की वजह से जो फ्लोर गर्डर पे रिएक्शन आना था दैट वाज, उसमें अब हमने 1.15 नहीं यूज़ किया, 1 यूज़ कर लिया, WU ln/2 आ गया, और इसमें ln हमने इंटीरियर जो स्पैन सेकंड वाला अंदर वाला जो स्पैन है उसका ln हमने यूज़ कर लिया 23 फीट, ये 25.5 आ गया। अब ये 34.5 किप और 25.5 किप ये लोड लग रहा है आपके इस गर्डर के ऊपर। 34 किप इस वाली साइड से इसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है और 25 किप इस वाली साइड से रिएक्शन आ रहा है, तो टोटल उसके ऊपर रिएक्शन जो है वो दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द टू, 34.5 प्लस 25.5 60 किप। अब ये जो आपको दिखाया गया था ये आपने निकाल लिया 60 किप, ये भी उतना ही है 60 किप, क्योंकि इसमें भी डेड और लाइव दोनों लगना है। अगले में क्या होगा कि अगले में आपका जो फ्लोर बीम के ऊपर जो WU लगेगा, इस फ्लोर बीम पे जो WU लगेगा उसमें लाइव लोड इंक्लूडेड नहीं होगा, उसमें सिर्फ डेड लोड आपने फैक्टर डेड लोड लेना है, 1.2 डेड लोड आपने लेना है। तो उसके लिए आपको ये वाली यानी पहले केस में तो हमने ये कर लिया ना, दोनों को ले लिया जब दोनों ने लगना था। अब इस केस में सिर्फ एक ने लगना है, तो अब हमने सिर्फ WU 1.2 टाइम्स डेड ले लिया, ठीक है, 1.58 किप पर फुट आ गया। अब इसको यूज करके अगेन प्रोसीजर उसी तरह से है, अब हमने दोबारा इकट्ठी कैलकुलेशन कर दी एक्सटीरियर की वजह से और इंटीरियर की वजह से, तो 42.7 किप आंसर आ गया। ये आपने कहाँ अप्लाई कर दिया, यहाँ पे 42.7 किप। एक लोड अभी रह गया, वो है सेल्फ वेट ऑफ द गर्डर, जो कि थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा स्पैन के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन द गर्डर, इट डिपेंड्स ऑन सेल्फ वेट। अब इसका मतलब है सेल्फ वेट क्या एस्टिमेट कर रहे हैं, डायमेंशन हमारे पास नहीं है, तो हम सेल्फ वेट को एस्टिमेट करने के प्रोसेस के लिए कुछ B और H एज्यूम करने जा रहे हैं। अब हमने पढ़ा है फ्लोर गर्डर इज ईदर हैवियर और एटलीस्ट इक्वल टू अ फ्लोर बीम। गर्डर जो है वो या इक्वल या हैवियर होता है, तो इस वक्त आपका फ्लोर बीम भी 20 इंच डीप है, तो गर्डर को हम लेट से 22 इंच रख लेते हैं टोटल हाइट। तो हम इसका 22 - 6, ये 6 स्लैब का सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आप समझ सकते हैं अभी। तो ये मैंने वेब का जो लोड है उसका जो अभी नहीं कंसिडर हुआ था पहले, ये हमने 0.3 किप पर फुट ले लिया, इसके ऊपर फैक्टर लगा देंगे तो ये 0.36 किप पर फुट लग जाएगा। ये आपने कहाँ लगाना है, ये जो आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आ रहा है, ये जिसके साथ WB लिखा हुआ है ऑन ऑल स्पैन्स, UDL लग जाएगा ये। सो नाउ यू हैव द लोड्स अप्लाइड, ठीक है। मेंबर स्टिफनेसेस का वही प्रोसीजर है, कॉलम के लिए ग्रॉस क्रॉस सेक्शन 8750 18 इंच बाई 18 इंच का क्रॉस सेक्शन है, और बीम का ही हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसलिए मैं इस तरह स्पीड से जा रहा हूँ। और बीम के लिए भी हमने कहा था ग्रॉस आप ले लें तो ये क्रैक सेक्शन के बराबर आ जाएगा। सो ये आपने दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शियाज कैलकुलेट कर दिए। ई आपको वही प्रोसीजर है 57,000 अंडर रूट ऑफ FC प्राइम, ये प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी। नाउ रिजल्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, अब आप ये डेटा यानी ये जो मॉडल है ये आप डालेंगे सॉफ्टवेयर में और आप मोमेंट कैलकुलेट करेंगे एट C2 फेस के ऊपर, ठीक है। सो उसका रिजल्ट जो है अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करेंगे, प्लीज़ इसको खुद से वेरीफाई कीजिएगा सो यू कैन ऑब्टेन सम कॉन्फिडेंस ऑफ यूजिंग इट। ये आंसर डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है 229 किप फुट, ज़ाहिर नेगेटिव है तो माइनस में लिखा हुआ आएगा। दिस मोमेंट विल बी यूज टू डिज़ाइन द गर्डर, ये था सारा एनालिसिस। डिज़ाइन में हम सिंपली वही प्रोसीजर से अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन डिज़ाइन करना है, ये हमने अभी डिराइव कर लिया, जहाँ 4 लिखा था अब 3 लिखा हुआ है। सो यू हैव 0.0189, राउंड ऑफ कर दिया 0.02, ओमेगा लिख लिया 0.3, आर कैलकुलेट कर दिया बेस्ड ऑन ओमेगा एन ऑफ C प्राइम 0.988, आर आ गया KSI में यानी PSI में 988 PSI आ गया। अगेन वही इसी इक्वेशन में दोबारा हम एज्यूम कर रहे हैं 50.9 MU ये पुट कर रहे हैं, और अब हम देखेंगे कितना BD² हमें चाहिए टू सेटिस्फाई दी 5 MN शुड बी इक्वल टू गिवन MU रिक्वायरमेंट। सो वो है 3090, ये वही प्रोसीजर अभी शुरू हो गई जो सिंगली रिइंफोर्स के लिए किया था विद द डिफरेंस ऑफ वन इक्वेशन 3090 इंच क्यूब। अगेन यहाँ पे डिसाइड करना है कि B और D को कितना रखा जाए। हमने कहा है कि गर्डर की हमने H रखने 22 इंच, तो D हो जाएगा, अगर हम H रखते हैं
यहाँ हमने 20 इंच यानी इक्वल ही रख लिया है, although you could have taken it equal to 22 इंच। डेलिबरेटली यहाँ पे छोटा इसलिए रखा गया है कि अगर आप सेक्शन बड़ा ले लें तो हो सकता है कि वो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट को रोल प्ले करने का चांस ही ना मिले। सो इन ऑर्डर टू फील दी in order to have it doubly reinforced, actually a doubly reinforced, ताकि वो रोल भी प्ले कर सके। ये ना हो कि वो doubly reinforced हुए बगैर ही एप्सिलॉन टी 0.005 से एक्सीड कर जाए, तो फिर तो उस doubly reinforced की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए h यहाँ पे 20 इंच ले लिया, और h अगर 20 इंच ले लिया तो 2. अच्छा ये बात याद रखिए कि हमने सेल्फ वेट ऑफ द गर्डर जब कैलकुलेट कर लेते वहाँ 22 इंच ले लिया था, अब वहाँ पे थोड़ा बड़ा ले लिया था, एक्चुअल हमें ज़रा 20 इंच कर लिया अगर यहाँ पे, तो इट्स नॉट अ बिग मैटर। थोड़ा सा हमने उसको ओवर एस्टिमेट कर लिया था वेट को, जिससे कोई इतना मसला नहीं होगा। ठीक, रिवाइज करना चाहे तो कर सकते हैं, बट दैट वोंट बी अ बिग डिफरेंस। लेट्स सी हाउ वी प्रोसीड। डी वुड बी h minus 2.5, तो 17.5 इंच आपके पास डी आ गया। नाउ यूज दिस वैल्यू ऑफ डी टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड। यहाँ पे डी की वैल्यू रख लें आप 17.5, और फिर आप देखें कि आपको कितना बी चाहिए टू कीप दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड। दैट मिनिमम वैल्यू इज 10.1 इंच। अब अगेन हम ये कर सकते हैं कि एक चॉइस ये हो सकती है कि हम इसको कॉलम की डायमेंशन 18 इंच के बराबर रख लें, लेकिन उस केस में अगेन डायमेंशन बड़ी हो जाएगी तो आप वो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट का इफेक्ट को फील नहीं कर पाएंगे। सो इन ऑर्डर टू एक्चुअली रियलाइज द रोल ऑफ डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम, हम इसको बी को 12 इंच रख रहे हैं। Now these dimensions for the girder h 20 inch, b 12 inch are slightly smaller than we assumed. Assumed was 22 inch and 12 inch. So but this इसलिए कहा रहा है कि वो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप रिवाइज कर भी लें। Now with section dimension selected, next is वही प्रोसीजर जो आइटरेटिव प्रोसीजर डिस्कस किया था। AS की वैल्यू यहाँ से यूज़ करनी है, JD की कोई वैल्यू सूटेबल। नैरो कंप्रेशन जोन्स होंगे इस केस में तो 0.9D हम यूज़ कर लेंगे JD। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई है रिफाइन करने के लिए। अब मैंने ट्रायल्स कर लिए, 3.36 बन गया। चूज़ योर बार्स चूज़ कर लिए तो एक्चुअल एरिया आ जाएगा। एक्चुअल एरिया आपके पास आ गया, सो नाउ यू नीड टू चूज़ व्हाट शुड बी दी। AS आ गया, ये प्रोसीजर अभी तक वही था, नो चेंज। ये अब यहाँ पे एक बस चेंज हमने लेके आना है कि AS प्राइम कितना रखा जाए। AS प्राइम हमने रख लिया हाफ ऑफ दिस। हाफ ऑफ दिस जब किया तो दैट बिकेम 3 बारें हमने चूज कर ली नंबर 7। इसका हाफ अगर कर लें तो उसके करस्पॉन्डिंग आप बारें चूज कर लें, तो हमने 3 नंबर 7 बार्स चूज कर लिए। AS प्राइम हमने ले लिया 1.8 इंच, दिस इज रफली हाफ ऑफ दिस। नाउ यू हैव योर सेक्शन, ट्रायल सेक्शन अवेलेबल। नाउ यू जस्ट गोइंग टू चेक phi mn should be equal to or greater than mu, your epsilon t should be equal to or greater than 0.005, and your AS should be equal to or greater than AS minimum. So let's see. अब ये जो आगे स्टेप करने जा रहे हैं, this is analysis of a doubly reinforced section. This is something very standard. I'm not going to repeat this. You can perform this analysis. I hope you can do this. अच्छा, सिर्फ एक चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ जो लास्ट में क्लियर नहीं कर सका था। हमने कहा था कि जो फ्लैंज में अगर टेंशन रीइंफोर्समेंट फ्लैंज वाली साइड पे डालनी है तो कुछ पार्ट डायरेक्टली ओवर द वेब और कुछ फ्लैंजेस के अंदर। तो हमने कहा था ln/10 के अंदर आपने प्लेस करना है, ln/10 या जो PE आपका बनता है। सो ln/10 के अगर प्लेस करना है, इस केस में ln कितना बन जाएगा, 28 इंच बन रहा है इस केस में ln/10, ठीक है, 2.4 फीट और 28 इंच। अब वो जो 28 इंच है ना, दैट इज टोटल 28 इंच, यानी ये 12 इंच ये है, तो टोटल अगर 28 के अंदर प्लेस कर रहे हैं, बीच वाला 12 आ गया तो 8 इंच इधर 8 इंच इधर आपके पास बच गया। इस तरह से टोटल 28 इंच के अंदर आपने इस रीइंफोर्समेंट को प्लेस करना है। ये एनालिसिस यू कैन डू दिस योरसेल्फ। हमने डिस्कस किया हुआ है हाउ टू एनालाइज अ डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड सेक्शन, सो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस पार्ट। वी हैव कैलकुलेटेड दैट phi mn is 251 kip feet and this is greater than mu which was 229 kip feet. So this is fine without being too excessive. AS minimum को चेक अप्लाई कर लें, इट्स ओके, सो दैट्स डिसाइडेड reinforcement इज फाइन। ठीक हो गया।